नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे राजीव चुन्नी, जो SOS इंटरनेशनल के चीफ है। राजीव जी, आपका स्वागत है और मुबारक भी हो, आपने कोर्ट में से केस जीत लिया है। जो जम्मू कश्मीर से बाहर बसे थे POJ के रिफ्यूजीज, उनको भी अब मुआवजा। कोर्ट की डायरेक्शन क्या कहती है? देखें, डायरेक्शन तो अभी नहीं आई है जी, लेकिन जो प्रोनाउंस हुआ है जी, उसमें उन्होंने ये इशारा किया है कि इसको अलाउ कर दिया गया है। जी, लेकिन विनोद जी, सवाल ये है कि अब अदालत जो मर्जी कहे, लेकिन फैसला फिर सरकार ने करना है। जी, तो अगर पहले ही सरकार कर देती, ये कोई नाजायज़ बात नहीं थी। जी, क्योंकि वो लोग जम्मू कश्मीर के विस्थापित हैं और अपनी मर्जी से बाहर नहीं गए। तब की सरकार ने उनको बिठाया था कि पर्याप्त जगह नहीं है, चंक ऑफ पॉपुलेशन निकल के आया था POK से। जी, यहाँ उन सभी को एकोमोडेट करना मुश्किल था। दिल्ली में, UP में, बिहार में, सब जगह हमने बिठाया और कहा कि आप यहाँ बैठिए, जब फैसला होगा तो आप लोगों को भी उसमें विश्वास में लिया जाएगा। जी, जी। लेकिन आप हैरान होंगे, जजमेंट रिजर्व हो गई। जिस जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, रिजर्व होने के बाद सरकार दोबारा आती है और कहती है हमें एक एफिडेविट देना है। जज साहब ने अलो कर दिया। उस एफिडेविट को अगर आप पढ़िएगा, उसमें इन्होंने लिखा कि इनको नहीं दिया जा सकता, ये इसके हकदार नहीं है। जी, ये जजमेंट रिजर्व होने के बाद की बात है। इनको तब तक भी लगता था कि हम रोक लेंगे, लेकिन फैसला तो अदालत को करना है। हमने अपना पक्ष रखा, उन्होंने रखा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल भी छुट्टी है तो ट्यूसडे को या वेडनेसडे को ये अपलोड हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक इंसाफ हुआ है, क्योंकि वो लोग भी बेचारे हमारा हिस्सा हैं। जब जम्मू में बैठे लोगों को मिल जाए। सरकार ने हल्फनामा दायर किया था कि हकदार नहीं है, तो उसमें कौन सी प्ली दी थी कि क्यों हकदार नहीं है? ये तो सरकार को पूछना चाहिए। जी। अब किस आदमी ने सलाह दी कि भाई ऐसा है कि 26,319 परिवार जो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं वो हकदार हैं, जी। जो 5,300 परिवार जम्मू से बाहर बैठे हैं वो हकदार नहीं है। ये मैं एक बात बताऊं, सरकार को कौन सलाह दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जानबूझ के इस तरह के काम कर रहे हैं कि लिटिगेशंस बढ़ रही हैं। अब आप देखो, एक मामला तो ये था, दूसरा हमने पहाड़ी स्पीकिंग वाला लगाया हुआ है, वो भी पेंडिंग है, वो भी एक लिटिगेशन बनी हुई है। हाँ, अल्टीमेटली वो हमारे हक में आएगा, शेयर बनता है, उसमें भी आपका ठीक राइट है। बनता है। अच्छा, तीसरा ये हमें एक और तंग कर रहे हैं, जैसे 578C और 254C में हमें अधिकार मिल गए थे कि जो ज़मीनें हमें मिली हैं उसको हम बेचें, अपने पास रखें, बैंक को गिरवी रखें, लोन लें, जो मर्जी करें। आज आप 60 साल के बाद एक एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लेते हो कि भाई ये रीऑर्गेनाइजेशन किया है, क्या इनको हक रहता है या ख़त्म हो गया, तो वो लिखता क्या है, नहीं जी इनको हक नहीं रहता। ये कैसे? एक कैबिनेट ने फैसला किया, उसके बाद तब की सरकार ने किया, हमें अधिकार मिल गए, 60 साल तक मैं मालिक रहा। आज 60 साल के बाद अचानक आप फैसला बदल देंगे, ये भी एक लिटिगेशन बनेगी। तो ये सारी बातें हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से उठाई हैं, जो हमारी कल मीटिंग हुई है। और मैं बड़ा धन्यवादी हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने क्या किया। पहली बार ऐसा हुआ है, उन्होंने पूरा अमला साथ रखा था, चाहे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू थे, या वो सेक्रेटरी रेवेन्यू थे, या DMMR थे, या लॉ सेक्रेटरी थे, सभी को वहाँ बिठा के रखा था ताकि कोई आदमी ये ना कह सके कि फलाना नहीं है जो उसने जवाब देना है। उनके सामने सारी बातें हुई और विस्तार से हुई। हमने सारी बातें कही हैं और लिखित में भी दिया है, जो जो हमारी डिमांड्स थी वो उनके सामने रखी हैं। और उन्होंने आखिर में मीटिंग होने के बाद ये बात कही चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि मैं इन सभी बातों पर गौर करूंगा, जो हमारे लिए होंगी वो हम जम्मू कश्मीर से करेंगे, जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी उसके लिए हम अपनी रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजेंगे। जी, राजीव जी, थोड़ा सा बदलाव देखने को आया है, शायद आप भी इसको असेस करते होंगे। वो ऐसे है, मैं नहीं कहता कि डॉक्टर AK मेहता अच्छा काम नहीं कर रहे थे, BBR सुब्रमण्यम स्वामी अच्छा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो नॉन लोकल थे। अटल डुल्लू के आने के बाद मुझे लगता है कि सेक्रेटरीट के अंदर भी फुटफॉल बढ़ा, थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। आप क्या कहते हैं? देखें, निश्चित तौर पर देखें, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, इसको जो हेड करेगा, अगर वो काम का तरीका सारे जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो जानते हैं कि मेरा अधिकारी कैसा है, अगर वो काम करने वाला आदमी है तो सभी काम में लग जाएंगे। अगर उनको पता है कि ये थोड़े ढीले डाले हैं तो सारे नीचे के अमला भी ढीला हो जाता है। निश्चित तौर पर देखें, बड़ी एक दिल्ली से मैं आ रहा था तो मेरे साथ वाली सीट पर डुल्लू साहब बैठे थे, इतवार की बात है,
तो चर्चा हुई, मैंने कहा जी कुछ हो नहीं रहा, आप अब स्टेट में आए हैं तो एक मीटिंग बुलाइए। कहने लगे निश्चित तौर पर मैं बुलाऊंगा। मैंने कहा मैं मेल करूं? कहने लगे कोई ज़रूरत नहीं है मेल की, मुझे याद है। और मैंने सोचा देखो इतना मसला है, और भी मसले हैं इनके सामने। और मंडे को ही कार्रवाई हो गई। मंडे को डिवीजन कमिश्नर साहब का फ़ोन आ गया कि पहले हम मिलेंगे। हालांकि डिवीजन कमिश्नर साहब को 8-9 महीने हमारी याद नहीं आई जब से वो यहाँ बैठे हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे नोडल ऑफिसर हैं, उनको हमें मिलना ही मिलना है, लेकिन वो नहीं मिले। इनके कहने के बाद उन्होंने हमें बुलाया बुधवार को, उनके साथ चर्चा हुई। वो चाहते थे कि जो इनके मुद्दे हैं पहले मैं समझूं, फिर मैं जाके चीफ सेक्रेटरी साहब को समझाऊंगा। फिर उसके बाद एक बड़ी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब ने शनिवार को ली। तो निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूँ इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और अच्छी बात है। हमारे लोग कहते हैं जी चलो किसी ने सुना है, अब आगे क्या होता है वो समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर थोड़ी सी मतलब काम करने की वो आई है, क्योंकि उनका जो हेड है वो चाहता है कि काम हो। जी राजीव जी, निराशा हुई जब एक सीट आपके लिए रिजर्व रखी? बिल्कुल हुई है। देखें इसमें एक बात मैं बता दूं, इसमें खाली मेरे समुदाय का फ़ायदा नहीं था, ये देश का फ़ायदा था जो केंद्र को कोई समझा नहीं पाया। फ़ायदा क्या था मैं आपको गिनवा दूं। आज जो मिलिटेंसी है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, इसकी ट्रेनिंग पता कहाँ होती है? जहाँ से मैं आया जी जी। मुझे दुख होता है इस बात का, जब वहाँ पर लोग ट्रेनिंग पाते हैं और वहाँ लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहाँ से आके यहाँ खून बहाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मेरी फ़ौज मेरी पुलिस उनको ज़िंदा वापस नहीं जाने देती। लेकिन वो 10 आते हैं, 10 मारे जाते हैं, अगले दिन और 10 आ जाते हैं। हमने क्या कहा था? हमने कहा था हमारा एक लोकस बनाइए। लोकस कैसे बनता है? अगर हमें आप पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे। मेरे वहाँ के 8 विधायक अगर आप नॉमिनेट करते, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर ये बात कहते कि पाकिस्तान को ये बात कह दो कि जिस इलाके का मैं विधायक हूँ मैं वहाँ ट्रेनिंग कैंप नहीं चलने दूंगा। एक दबाव पड़ता, निश्चित तौर पर पड़ता। और मेरी बात इसलिए सुनी जाती क्योंकि मैं वहाँ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हमारी सोच ये थी। एक तो ये गलती इनकी हो गई कि एक दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो वैली माइग्रेंट्स को 2 सीटें दी, मैंने कहा 2 के बजाय उनको 5 दीजिए। लेकिन करना क्या चाहिए था, जो 47 सीटें हमने कश्मीर के लिए रखी हैं उसमें से रिजर्व करते कि वहां जो भी पार्टी कैंडिडेट खड़ा करेगी वो कश्मीरी विस्थापितों को खड़ा करेगी, वो ही जीत कर आएंगे। वो ऑटोमेटिकल नॉमिनेट ना हो, रिजर्व हो, नॉमिनेट ना हो। नहीं, मैंने कहा रिजर्व हो, नॉमिनेट ना हो। बिल्कुल ठीक है। जैसे यहाँ हम शेड्यूल कास्ट के लिए प्रोविजन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ 43 सीटें हैं तो 7 हमने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करनी है, वैसे ही वहाँ 47 में से आप इनके लिए रिजर्व करते। ये एक अच्छा प्रावधान था। दूसरा, इससे मैसेज गलत गया, ये गया कि शायद नॉर्मलसी नहीं है इसलिए इनको बाहर नॉमिनेशन मिल रही है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर चुनाव लड़ना चाहिए, और अगर चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं तो कहना हूं इनको उन 47 में से जगह दी जानी चाहिए थी जी। 2 नहीं 5 देते, क्या दिक्कत है? अगर वो 43 आ जाएंगे, 42 आ जाएंगे, ये 5 आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अच्छी बात है, इनको नुमाइंदगी मिलेगी। लेकिन तरीका ये था कि जैसे आज इंश्योर कर दिया गया है कि 7 SC आएंगे ही आएंगे, 9 ST आएंगे ही आएंगे, ऐसे ही 5 कश्मीरी पंडित आ जाते। मेरे लिए इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि मेरी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वहां चुनाव संभव नहीं है। कश्मीर में तो संभव है जी। तो मेरे लिए ये प्रोविजन हो सकता था कि नॉमिनेशन हो जाती, लेकिन एक करके इन्होंने गलती की है। पता नहीं किसने इनको सलाह दी है। मैं समझता हूं कि हमने एक सुनहरी मौका जो था वो खो दिया है जी। राजीव जी, जैसे बात चल रही है कि पीओके में ऐसा माहौल बन रहा है, पीओके के लोग भी मोदी को पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री को, और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि अगला लक्ष्य पीओके की वापसी है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो पीओके के रिफ्यूजीज को क्या बेनिफिट मिलेगा? देखें, मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी क्योंकि मेरी चल अचल संपत्तियां पार पड़ी। एक तो मुझे वो वापस मिलेगा अधिकार। यहाँ तो सरकारी ज़मीन पर हम बैठे हैं, वो भी कभी अधिकार देते हैं कभी छीन लेते हैं, ये तमाशा है। लेकिन वो तो मेरी अपनी पुश्तैनी भूमि है, हर एक आदमी की, तो वो वहाँ है। उसके अधिकार हमें नहीं दिए, उसके बदले में मुआवजे नहीं दिए। ये कहा जाता है कि अगर हम आपको यहाँ सेटल करते हैं परमानेंटली, एक मैसेज जाएगा वर्ल्ड ओवर कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया है। हमने इनके तर्क को माना
आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मेरे से बड़ा भुक्तभोगी कोई नहीं होगा मेरे इस पूरे परिवार से, जो पीओजे के विस्थापितों का परिवार है, कि सब लोगों का यही हाल है। आप वापस लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मिलिट्री ऑप्शन हमने लिए, 47 में भी हमारी जंग पाकिस्तान से हुई जी, 65 में भी हुई, 71 में भी हुई। 71 में तो ये हाल था कि 90,000 फौजी हमारे कब्जे में था। हम चाहते नेगोशिएट कर सकते थे आसानी से, क्योंकि 90,000 फौजी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का समझे पूरी फौज को हमने अपने कब्जे में कर लिया था। हम कहते भाई इलाका छोड़ दो, इनको ले जाओ। हम नहीं कहे, नहीं माने, नहीं हमने मांगा, वो चला गया। अब मैं कह रहा हूं कि मिलिट्री अगर ऑप्शन, अब वहां पे चाइना के भी अपने इंटरेस्ट स्टेक्स है। चाइना वो कैसे स्टेक्स हैं कि हमारे इलाके में वो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट बना रहा है, और उस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं, और पैसा लगा चाइना का। अब जहां चाइना पैसा लगा चुका है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उस इलाके को भारत अपना क्लेम करे और वापस ले, ये एक है। लेकिन जब लोग चाहेंगे तो मैं समझता हूं चाइना क्या, पाकिस्तान क्या, कोई और देश क्या, उसको रोक नहीं सकता। लेकिन लोग कैसे चाहेंगे? लोग सरकार के कहने से नहीं चाहेंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। मैं वहां का हूं, हिंदू हूं, तब क्या हुआ? मान लीजिए सिख वहां का है तो क्या हुआ? वहां जो रहने वाले मुस्लिम हैं वो वहां के हैं, क्या हुआ? हम सब पहाड़ी कबीले के लोग हैं जी। अगर हम लोग आपस में फैसला कर लेते हैं, आज आप कह रहे हैं कि लोगों का मन बदला है कि हमें भारत के साथ जुड़ना चाहिए, वो किस लिए बदला है? वो देख रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, हाईवेज बन रहे हैं, आईआईटी बन रही हैं, आईआईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ तो सड़कें तक नहीं है। तो इसी तरह से जब उनको लगेगा कि एक लोकतांत्रिक देश है भारत में, यहाँ से गए हुए हिंदू सिखों को भी उन्होंने असेंबली में अधिकार दिए हैं और वहाँ के 8 विधायक बनाकर बिठाए हैं, उनका और मन करेगा कि हम तेजी के साथ इस तरफ मुड़ें। तो ये मौका मैं आपको बताऊं, हमने 2019 में अपना रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया और गलती करके हमने उसको 2023 में दोबारा अमेंड किया। तो मुझे लगता है कि एक मौका तब हमने खो दिया, एक आज खो दिया। कौन सलाह देता है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी दी है गलत दी है। इससे हमारे देश को भी फायदा होना था, निश्चित तौर पर मेरी बिरादरी को भी होता। मुझे नुकसान क्यों हो रहा है मैं आपको साफ कर दूं, इसलिए हो रहा है हमारी बिरादरी को कि हमारे इलाके का आज तक कोई विधायक नहीं बना। यहाँ हम वोट डालते हैं लेकिन वो मेरा इलाका नहीं है, मैं वहां विस्थापन की वजह से रह रहा हूं जी। लेकिन जब मेरे मीरपुर का विधायक होगा, कोटली का होगा, बिंबर का होगा, बाग का होगा, पलंदरी का होगा, मुजफ्फराबाद का होगा, आप देवा बटाला का होगा, वो हमारी बात निश्चित तौर पर करेगा क्योंकि वो हमारा विधायक है जी। तो जब बात होगी वो रिकॉर्ड में जाएगी, क्योंकि सदन है। हम तो सड़कों पे बोलते हैं, कैमरे पे बोलते हैं, ये बात लोग आज सुनेंगे कल भूल जाएंगे। वो चीज़ें जहां पर बैठकर कोई चीज़ मैटर करेगी, हम वो अधिकार मांग रहे हैं जो हमें नहीं मिल रहा। जी, आपकी प्रॉपर्टी वहां पर जो है, चल अचल संपत्ति जो निजायज कब्जे, पाकिस्तान के निजायज, उस प्रॉपर्टी का क्या पोजीशन है? क्योंकि आपके लोग वहां गए भी थे जब भूकंप आ गया था वहां पे, याद है? देखें, सरकार को पीछे एक इन्होंने एक खबर चली कि हम कस्टोडियन एक्ट ख़त्म करने जा रहे हैं और जो ज़मीनें हैं कस्टोडियन की वो हम यहाँ वेस्ट पाकिस्तानी यहाँ वहाँ उनको अलॉट करेंगे। उस पर कोई नहीं बोला, मैंने एतराज़ उठाया। मैंने कहा ये ब्लंडर मत करना, आपका कोई स्टेक नहीं है, मेरा स्टेक है। क्योंकि कस्टोडियन पार भी बैठा है, शायद लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ हिंदू सिख छोड़ आए हैं उस पर कस्टोडियन बैठा है। मैं आपको मुजफ्फराबाद की मिसाल देता हूँ, वहाँ आप बाज़ार में चले जाइए, पुराना बाज़ार जो है, वहाँ अगर किसी राम सिंह ने दुकान छोड़ी है, कर वो मुस्लिम रहा है जिसको उन्होंने दिया एज ए कस्टोडियन प्रॉपर्टी, किराएदार बनाया, लेकिन बाहर नाम आज भी वहाँ राम सिंह लिखा हुआ है। आपका एक पत्रकारों का भी एक डेलीगेशन गया था जिसमें मनु जी और बाकी लोग थे, ये वहाँ की तस्वीरें लाए थे और आज भी वहाँ हिंदू सिखों के नाम लिखे हैं उन दुकानों के ऊपर, लेकिन चला कोई और रहा है। तो उसी तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ भी है जी। तो एक तरह से हमने क्या किया हुआ है कि उनकी प्रॉपर्टी वहां कस्टोडियन के नाते वो सुरक्षित रख रहे हैं, यहाँ ये रख रहे हैं। मैंने इनको कहा ये गलती मत करना, अगर आप यहाँ कस्टोडियन खत्म करोगे तो पाकिस्तान तो नाचेगा, वो तो कहेगा यार ये तो प्लेट में डाल के इन्होंने दे दिया हमें, फिर हम भी आज सुबह ही खत्म करते हैं इसको, फिर तो आपकी जो गई वो गई, हमारी जो गई सो गई। मैंने कहा ये गलती ना करना, ये पार्टीशन वाला मामला नहीं है।
ये हत्याया हुआ मामला है, इस पर अब सरकार ने कदम पीछे उठा लिए। अब कौन इनको इस तरह की सलाह देता है? मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा जो यहाँ ब्लंडर है, अब आप मुझे बताएं, एक फैसला कैबिनेट ने किया, उसको सरकार ने अनुमोदित किया और हमें अधिकार दे दिए गए उन ज़मीनों पर जो यहाँ कस्टोडियन की हमें मिली थी कि दफ़ा 3 का आपको इंतकाल मिलेगा। उस पर क्या होता था विनोद जी, मेरे लोग गरीब हैं, मान लो शादी आती थी बच्चे की, वो ज़मीन का एक टुकड़ा बेच के शादी कर लेते थे, या मान लो बीमारी आ गई घर में, ज़मीन का टुकड़ा बेच के मॉर्गेज रख सकते थे, या मॉर्गेज। आज इन्होंने ये निकाला कानून कि जनाब ना आप बेच सकते हो ना मॉर्गेज कर सकते हो। वो 60 साल तक जिसका मैं मालिक रहा और जिसको मुझे कैबिनेट ऑर्डर से और सरकार के आदेश से मिला, उसको एक ये इशू आपने टेकअप किया? बिल्कुल किया, उनका बिल्कुल किया। वो इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि वहाँ लॉ सेक्रेटरी भी वहीं थे। मैंने कहा ये कानून के सचिव यहाँ बैठे हैं, आप देखिए। देखो, एक एडवोकेट जनरल से आपने मशवरा लिया कि क्या होना चाहिए, वो लिखता है जी इनको नहीं। ओ भाई, उस एडवोकेट जनरल को ये पूछना चाहिए कि तेरे को क्यों ना हटा दिया जाए। तुम क्या सलाह दे रहे हो? एक फैसला कैबिनेट करती है और सरकार असेंबली के अंदर उसको अनुमोदित करती है और हमें अधिकार देती है। असेंबली के बनाए हुए कानून या कैबिनेट के, क्या उसको एक एडवोकेट जनरल हटा सकता है अपनी ओपिनियन के साथ? वो कभी नहीं हटाए जा सकते, लेकिन तंग तो किया जा रहा है। अब अगर मुझे ये बताएं, ये अगर एक कमेटी इन्होंने बनाई है जिसको हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, वो अपना फैसला देंगे, लेकिन अगर फैसला खिलाफ देंगे निश्चित तौर पर मैं अदालत जाऊंगा, एक लिटिगेशन और बढ़ जाएगी। यानी आप जानबूझ के पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, लिटिगेशन पे लिटिगेशन। अब बार वालों का, जैसे मैंने आपको बताया, एक लिटिगेशन बनी 2017 में, हम गए 23 में फैसला आया। एक लिटिगेशन मैंने पहाड़ी वाली लगाई हुई है, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, वो भी एक इन्होंने बना दिया। अब तीसरी ये एक और खड़ी कर रहे हैं। यानी हमें सुख कब लेने देंगे, हमें चैन की सांस आप कब लेने देंगे? पीछे पड़ गए आप हमारे, करना कुछ नहीं, तंग करना, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। राजीव जी, पहाड़ी ट्राइब्स को लेकर के आपने क्या प्ली दी है उसमें? देखिए, हमने यही प्ली दी है कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे आधे परिवार जो हैं वो पहाड़ी और आधे गैर पहाड़ी। यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, वो पहाड़ी, ये पहाड़ी मेरी बिरादरी के हैं, पीओ कैसे आए और मैं गैर पहाड़ी? ये तो नहीं होना चाहिए ना। और फिर मैंने कहा आप एक्ट पढ़िए, एक्ट में अगर तो लिखा होता कि रजौरी पुंछ के लोगों को पहाड़ी मिलेगा, मैं पीछे हट जाता। आपने लिखा है जिसका क्लैन, ट्राइब और एथनिसिटी पहाड़ी है। मैं क्वालिफाई करता हूं, मेरे लोग जम्मू में रहने वाले सारे और फिर मैं जम्मू का नहीं हूं, मेरे स्टेट सब्जेक्ट में लिखा है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मीरपुर एट प्रेजेंट जम्मू। ये मैंने नहीं, इनके डीसी ने इशू किया, जम्मू वाले ने। इसका मतलब है उसने कोई पॉलिसी के अधीन किया होगा ना, अपनी से तो कुछ नहीं बनाता कोई डीसी को, वो पावर तो नहीं है कि वो कानून बनाए, वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अब पता नहीं इनको ये सलाह किसी से लेते नहीं या किसी की सुनते नहीं। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, निश्चित तौर पर हम उनको अपनी बात सुनाते थे तो वो बात काम होता भी था। तो अब देखते हैं क्या होता है जी। लेकिन जिस तरीके से आप बार बार लिटिगेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार ने जो फैसले लेने तो सोच समझ के लेने चाहिए। निश्चित तौर पर लेने चाहिए। हम इतने देखें, पैसा लगता है इसमें, समय लगता है। 2017 का केस 23 में जाके सेटल हो रहा है, 6 साल हम लड़े हैं। अब हम एसटी के लिए लड़ रहे हैं, पीएसपी के लिए, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल सर्टिफिकेट हमें मिले, उसके लिए लिटिगेशन चल रही है। अब तीसरी आप और बना दोगे 254C और 578 वाली। मैं कहता हूँ ये गलत है, क्योंकि इसमें एक एस्टैब्लिश्ड लॉ है, रिफ्यूजी आर डिस्प्लेस्ड कैन नॉट बी डिस्पोजेस्ड जी। ये वर्ल्ड ओवर है, सारी दुनिया मानती है कि एक विस्थापित को दोबारा विस्थापित नहीं किया जा सकता। वो हालात से हो गया, कोई बात नहीं, सरकार अपने कानून से ना करे उसको। आप मुझे कैसे डिस्पोजेस कर सकते हो? जिन लोगों को आपने 60 साल पहले अधिकार दे दिए, मालिकाना हक, तो आज आप कह रहे हो जी जो बचे हुए लोग बेचना चाहते हैं, मॉर्टगेज करना चाहते हैं, वो राइट। जब अपने राइट्स को लेकर के, लैंड के जो राइट्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, अधिकारी क्या कहते हैं? देखिए जी, वो जैसे वो होता है ना, एक गेंद को मैं हिट करूंगा आपके पाले में जाएगी, आप हिट करोगे उनके पाले में जाएगी, वो हो रहा है। चिट्ठी चलती है डिवीजनल कमिश्नर से कमिश्नर को, कमिश्नर से चीफ सेक्रेटरी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब से लॉ में इधर उधर, बस इसी तरह से हो रहा है। अब आप देख लो पीएसपी का,
मैंने डिवीजन कमिश्नर साहब से पूछा, जो हमारी बुधवार को मीटिंग थी जी। मैंने कहा मैंने अप्लाई किया था, तो आपने कहा था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से पूछूंगा, क्या हुआ उसका? कहते जी मैंने पूछ रखा है। मैंने कहा कितनी देर पूछ रखा है? साल हो गया आपको लिखे हुए, कोई जवाब ऊपर से नहीं आया कि देना, या तो वो लिख दे नहीं देना, जी, ना कहना देना, ना कहना नहीं देना, ये गलत है। एक चीज आपने बनाई है, वो बनाई है अगर किसी के लिए, उसको मिलनी चाहिए। आधों को दे दिया, आधों को छोड़ दिया, तो लिटिगेशन तो बनेगी। अब लोग खामोश क्यों रहेंगे जब आप उनके साथ? अच्छा, फिर क्या है कि अदालतों में फैसले होते हैं, क्योंकि अदालतों में काफ़ी लोड है। मैं तो कहता हूं कि सरकार ही अगर ठीक फैसले करे। आज आप हैरान होंगे, ये एक सर्वे में भी आया था, सबसे ज़्यादा लिटिगेशन अगर कोर्टों में है, अदालतों में, वो सरकार द्वारा बनाई हुई है। पर्सनल बड़े कम मामले हैं, ज़्यादातर सरकार के गलत फैसलों की वजह से। जी, तो उसको ठीक करना चाहिए। आपने डैम की कंपनसेशन, मंगला डैम की कंपनसेशन को लेकर के एशियन डेवलपमेंट बैंक को चिट्ठी लिखी थी, कोई रिस्पांस आया उसका? कोई रिस्पांस नहीं आया। अब हम सोच रहे हैं कि हम दिल्ली जाकर हम अपने विदेश मंत्री से मिलेंगे, उनके संज्ञान में ये बात लाएंगे, भाई इसका कोई हल करिए। देखें उसमें भी क्या है, इतने साल बीत गए। अच्छा, हमारे मुआवजे बन के तैयार पड़े हैं, तो आप सोचेंगे नहीं जी हम नहीं लेंगे, कल को चलो इलाका वापस भी लेंगे। डैम का क्या करेंगे आप? डैम तो बन चुका है, परमानेंटली बन चुका है, 70 साल से भी ऊपर हो गए, डैम में पानी है, सब कुछ है, ज़मीनें डूबी हुई हैं, मुआवजे बन के तैयार पड़े हैं, तो लोगों के काम आ जाएंगे। लोग बेचारे थोड़ा सा उनका जीवन चल जाएगा। बड़ी मुश्किल से, मैं बता रहा हूँ, 80% जनता, ठीक है 20% लोग खड़े हो गए, अपनी मेहनत से खड़े हुए, सरकार ने कोई आसान नहीं किया, लेकिन जो 80% जनता आज भी गरीबी रेखा से नीचे है, आखिर उनकी मदद कैसे करेंगे आप? जी, कोई तरीका, हम नहीं कहते कि कोई एहसान करो, क्यों करना एहसान, लेकिन जो बनता है वो दीजिए। जी। राजीव जी, जब डैम बना था तब स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद दी बिल्कुल दी थी, वो मुबारकबाद। दूरदर्शिता का अभाव नहीं था वो? बिल्कुल हमारा था। एरिया है, वहां पे पाकिस्तान डैम बना रहा है। देखें आप हैरान होंगे, जी, हमने एक आर्टिफिशियल लेक बनाने का प्रोग्राम बनाया, आज नहीं पहले, जब बंद हो गया था, तो पाकिस्तान ने एतराज किया, ऑब्जेक्ट किया था। उसने कहा हमारी वाटर ट्रीटीज हैं तो आप नहीं बना सकते। हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, पावर प्रोजेक्ट बागलियार, उसको 3 बार डिजाइन चेंज, ठीक है, चेंज किया। यानी हमारी प्रोडक्शन कम हो गई बिजली की, हमें हाइट घटानी पड़ी कई बार प्रोजेक्ट की वजह से। इसका मतलब है वो लोग हमसे ज्यादा सजग हैं, अवेयर हैं। हमारी हालत क्या है कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे देकर वो डैम बनवाता रहा और हम तमाशा देखते रहे। जब वो कंप्लीशन हो गई, उसकी पूरा हो गया, तो हम जनाब मुबारक देते हैं कि बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की बिजली की आपूर्ति यहाँ से होगी। क्यों होगी भाई? इलाका मेरा है, मैं क्यों करूँ पाकिस्तान को आपूर्ति बिजली की? मैं कौन होता हूँ? ये गलतियाँ हमसे हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ आपने कहना कि वो इलाका मेरा है, उससे नुकसान किसको हुआ? ना तो इंदिरा गांधी जी को हुआ, ना पंडित नेहरू जी को हुआ, ना राजीव गांधी को हुआ, नुकसान हुआ मेरे परिवारों को। आज भी ये लोग जो हैं बिल्कुल, मैं कहता हूँ, तबाह और बर्बाद कर दिए गए। और ये हालत है कि कई लोग तो उठ ही नहीं पाए, ऐसे जीवन की पटड़ी से उतरे कि दोबारा पटड़ी पर नहीं लौट पाए। ये दुखद बात है। राजीव जी, आप बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसमें आप डिसाइडिंग फैक्टर हो, क्यों ना इस बार आजमाया जाए, अपने कैंडिडेट खड़े करिए। देखिए, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि डिसाइडिंग फैक्टर तो हम हैं जी, लेकिन इस तरह की फोर्स नहीं है कि वो लोग चुन के आ सकें। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक डिज़ाइन कह लें उस समय की सरकार का, इन्होंने कहा यहाँ आकर ये एक फोर्स ना बन जाए। उन्होंने हमें बांट दिया, 10,000 20,000 इसमें रख दिए, 15 इसमें रख दिए, स्कैटर्ड कर दिए, ताकि ये लोग एक फोर्स ना बन पाए। और यहाँ जो डिलिमिटेशन भी होती रही टाइम टू टाइम, उसको भी एक डिज़ाइन के तहत किया गया। देखो, एक दुखद बात और है इसमें, एक पॉइंट था जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। जब हमारा जम्मू कश्मीर का संविधान बना, हमारी 100 सीटें बनाई गई, 75 इधर और 25 पार मेरे इलाके की। बाद में एक सीट हमने निकाली, 24 यहाँ कर ली वहाँ, और यहाँ 76 हो गई। फिर हमने जब इसको डिलिमिट किया तो 76 की 87 हो गई, लेकिन वो 24 ही रही। जादू देखो, क्या जादू है भाई, मेरी संख्या नहीं बढ़ी, मैं वहां से आया हूं ना। प्रोपोर्शनेटली अगर 76 से 87 हुई हैं तो वहां भी 24 से 30 होनी चाहिए थी जी। अगर इलाका सीरियसली मेरा है तो। इसका मतलब ये एक नाम की बात है, मैं जो समझता हूं। फिर क्या हुआ, अभी हमने क्या किया कि उन 87 में से 6 हमने लद्दाख की निकाल दी, रह गई 81।
81 को हमने 90 बना 90 दिया। कर दिया। लेकिन वो जादू जो है वो वहीं पे अटका हुआ है, वो 24 की 24 रही, अब 114 है। भाई आप क्या करते, पहले 30 बनती थी, अब 36 हो जाती थी, आप 90 यहाँ 36 वहां रखिए, मारिए ताला, हमें क्या एतराज है। लेकिन भाई साहब दिखना चाहिए, कहना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए कि हम सीरियस हैं उस इलाके को लेकर। इसलिए प्रोपोर्शनेटली हम सीटें भी बढ़ा रहे हैं, हम खाली रिजर्व नहीं रख रहे। लेकिन हमने क्या किया, इससे लगता नहीं कि ये एक ठगी है। जी, फर्क किसको पड़ रहा है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब मजे कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि वो इलाका जाने के बाद आज अगर कश्मीर की यहाँ सरदारी रही, वो इसी वजह से रही क्योंकि पहाड़ी स्पीकिंग मुसलमान और वो एरिया कट गया हमसे। तो अगर आपने आज उसको रखा हुआ है, नहीं हम एक दिन जोड़ेंगे और एक बड़ी असेंबली बनेगी, तो भाई साहब उसको भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ाइए। और ये कहा जाता है कि जनाब सेंसस कहाँ से आएगा, कैसे पता लगेगा 24 की 30 बनी है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने 100 बनाई थी कौन सा सेंसस किया था, कैसे 25 रखी, कौन सा मैथमेटिक्स था? उसी मैथमेटिक्स से आज भी करिए। ये तो एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर 76-87 पे आ गई तो 24 को भी आगे बढ़ना चाहिए ना, उस पे ताला क्यों लगा हुआ? बिल्कुल आपने ठीक कहा राजीव जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार आखिरी सत्र में, शीतकालीन सत्र में, ये कहा गया कि नेहरू के ब्लंडर की वजह से पीओके बना, अब मानते हैं इस बात को लेकर के हमारी फौजें आगे जा रही थी, यूनिलैटरल सीज फायर कर देना? देखें, सीज फायर तो बड़ी लेट हुआ, वो तो जाके 49 में जाके होता है जी, जनवरी 49 में। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि एक्सेशन के 1 महीने बाद मीरपुर क्यों फाल हुआ। राइट, मुजफ्फराबाद फाल हो गया 22 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर की रात को, 22-23 की, समझ आता है क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी का शासन था और हम अभी एक्सेशन नहीं किए थे। महाराजा हरि सिंह जी की फौज पाकिस्तान की फौज के सामने नहीं टिक पाई, फाल हो गया, समझ आती है बात। लेकिन एक्सेशन हो गया 26 अक्टूबर को, 27 को भारत की फौजें यहां आ गई। उसके 1 महीने, लगभग 1 महीने के बाद 24 नवंबर को, 25 नवंबर की रात को मीरपुर कैसे फाल हो गया, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कौन लोग इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर थे जी, देश के, तब प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा, वहां पर जो 18,000 हिंदू सिखों की निर्मम हत्याएं हुई, वो हत्या किसके साथ लगनी चाहिए? मैं तो कहता हूं अगर कोई मर भी चुका है उसको तो मरणोपरांत भी जो है लोगों के सामने लाना चाहिए कि ये लोग थे जो मौतों के लिए जिम्मेदार थे। हम खाली इस तरह की बातें करेंगे कि ब्लंडर हो गया, ये हो गया। मैं कहता हूं सारी बातों की जांच होनी चाहिए, कैसे मुजफ्फराबाद पे हमले हुए, कैसे वो फाल हुआ, और फिर वो एरिए देखें। मुझे बताएं, श्रीनगर सिटी तक कबायली आ गए थे, पाकिस्तान की सेना आ गई थी। वो कहते कबायली हैं लेकिन वो पाकिस्तान की सेना थी। उड़ी उनके कब्जे में था, बारामूला उनके कब्जे में था। जनाब हमने उड़ी खाली कराया, बारामूला खाली कराया, हमने श्रीनगर सिटी खाली कराया, हमने मुजफ्फराबाद क्यों नहीं खाली कराया? हमने मीरपुर क्यों गवा दिया उसके बाद? और उसके बाद जब हम इतने सक्षम थे कि अगर फौज को कह दिया जाता ना कि लाहौर को भी लाना है, वो ले आते। हमारी फौज इतनी ताकतवर है, लेकिन हम उठे और जाके यूनाइटेड नेशन में चले गए और सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा जी बंदूक की गोलियां बंद कर दो, जहां खड़े हो वहां खड़े रहो। हमने कहा मंजूर। भाई जब आपको पता है कि आप मुझे गिरा सकते हो तो आप युद्ध क्यों रोक रहे हो? करिए ना युद्ध, और आपका हक है। जो मेरे से आप लेना चाहते हो मुझे गिराकर, वो युद्ध के माध्यम से अगर आता है तो आने दीजिए। हाँ, इलाका वापस आ जाता, उसके बाद सीज फायर हो जाती, भाई ठीक है जी, पाकिस्तान अपनी जगह, हिंदुस्तान अपनी जगह, बात खत्म। और आज आप देखो शर्म की बात क्या है, इलाका तो गया लेकिन वहां मिलिटेंसी की खेती होती है, जिसको मैं अपना इंटेग्रल पार्ट कहता हूं। ये एक सबसे बड़ी शर्म की बात है और हम लोग जूझ रहे हैं इससे, बीते 75 वर्षों से जूझ रहे हैं। यहाँ खून खराबा हो रहा है और पहली गोली मेरे सीने पर चली हुई है, हमारे लोगों के सीने पर चली है। जब पाकिस्तान की बंदूक से पहली गोली निकली वो मेरे यहाँ खर्च हुई। वो सिलसिला रुका ही नहीं है, चल रहा है किसी ना किसी शक्ल में। तो मैं समझता हूँ इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए। मुजफ्फराबाद में जो हत्याएं हुई हैं, किस तरीके से महाराजा हरि सिंह जी के सामने इस तरह का माहौल बनाया गया कि वो इस रियासत को छोड़कर चले जाएं, उसके बाद फिर मीरपुर फाल होता है, ये सारी चीज़ों के लिए कमीशन बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो लोग मारे गए, मेरे घर के लोग, मेरे दादाजी की हत्या हुई, दादी की हुई, हर घर में 2-4 लोग मारे गए, इन सारी हत्याओं का एक कमीशन बन के जांच होनी चाहिए। और उसके लिए जो लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं, जिम्मेदारी ठहराइए ना।
राइट। अगर मरणोपरांत यहाँ इनाम दिए जा सकते हैं तो मरणोपरांत सजा क्यों नहीं दी सजा जा क्यों नहीं दी सकती? जा देनी चाहिए। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।